हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों आज हम लोग एसएसटी का पार्ट 2 यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 लेकर के आ गए हैं। काफ़ी लंबी समय तक इंतजार आप लोग को करना पड़ा, इसके लिए हम आप लोग से माफ़ी चाहते हैं। कहीं अनावश्यक काम आने की वजह से हम कहीं चले गए थे, जिसके कारण से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो दोस्तों आज के बाद से हम कोशिश यही करेंगे कि वीडियो लगातार अपलोड होते रहे। तो आज हम पार्ट 2 यानी कि एसएसटी का जो भी इंपॉर्टेंट है वो पार्ट 2 लेकर के आ गए। बिल्कुल आसान तरीका से आप लोग को याद हो जाएगा और याद करने में बिल्कुल परेशानियां नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है, पहला क्वेश्चन। तो देखिए जल्दी जल्दी हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो बच्चे लोग देख नहीं पाते हैं और इसी वजह से मतलब वीडियो भी स्टार्ट नहीं करते कि वीडियो लंबा हो चुका है। तो ऐसा कोई बात नहीं, आप लोग को थोड़ा क्वेश्चन इसमें ज़्यादा है। टोटल हम लोग क्वेश्चन आज 60-70 के आसपास कराने वाले हैं। लगभग कितना क्वेश्चन है, लगभग 70 क्वेश्चन है। तो 70 क्वेश्चन तो टाइम तो लगेगा ही, तो इसी चलते हम लोग थोड़ा स्पीड में निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे दोस्त, तो यहाँ पे समझिए। भारत पहले सूती कपड़े का एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक था। पहले यहाँ पे सूती वस्त्र आता भी था और जाता भी था। भारत में सूती वस्त्र आता भी था और जाता भी था, ठीक है। बनता था मतलब निर्यातक मतलब भेजना, और उत्पादक मतलब बनना। मतलब भारत में ना सूती वस्त्र बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था। स्थल और जल दोनों मार्गों से भारत के कपड़े और मसाले दुनिया के दूसरे देशों में पहुँचाए जाते थे। स्थल से भी यानी कि ट्रेन वगैरह है, चाहे और कोई चीज़ गाड़ी सबसे भी उसको पहुँचाया जाता था। अगर दूर दराज के लोगों को अगर ये सामान ले जाने में सुविधाएं होती थी तो वो जल मार्ग का भी प्रयोग करते थे और किसी किसी वाहन का प्रयोग करके वो भारत से जो कपड़े होते थे, मसाला होता था, वो दूसरे देश में भेजे जाते थे। वापसी में सोना चांदी धातु जैसी कीमत धातु यूरोप से भारत पहुंचती थी और बदले में क्या होता था कि उधर से सोना चांदी जो भी महंगे महंगे चीज़ वो भारत में आया करता था। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि भारत एक सोना का चिड़िया था, ठीक है दोस्त। चलिए, क्वेश्चन सेकंड है, औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। तो इसका आंसर है औद्योगिकीकरण के कारण घरेलू उद्योगों के मालिक मजदूर बन गए। अब औद्योगिकीकरण जब आ गया, औद्योगिकीकरण जैसे ही आया तो जो घरेलू जो उद्योग था उसके जो मालिक थे वो क्या बन गए, मालिक जो था वो मजदूर बन गया, ठीक है। कैसे, देखिए, इनकी आजीविका उद्योगपति के द्वारा दिए गए वेतन पर ही निर्भर था। जो उद्योगपति देते तो वही उनको रखना होता था, ठीक है। औरतों एवं बच्चों से 16 से 18 घंटे काम लिया जाता था। औद्योगिकीकरण ने हस्त निर्मित उद्योगों को बेजान कर दिया। औद्योगिकीकरण के विकास से मजदूरों की आजीविका का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अब देखो जैसे औद्योगिकीकरण आया तो औद्योगिकीकरण आने से क्या हो गया कि वहाँ पे वस्तु जो था वो जो पहले हाथ से निर्माण होता था अब हाथ से निर्माण होने नहीं लगा, ठीक है। औद्योगिकीकरण मतलब क्या उसको बोलते हैं, टेक्नोलॉजी, जिसको जिसको मशीन आ गया, ये सब आ गया। तो ये सब आने से क्या होता है, ये सब आने से हाथ वाला चीज़ का तो प्रयोग कम हो गया ना, तो इसमें मजदूर को भी थोड़ा सा दिक्कत होने लगा, ठीक है। फिर इसमें क्या है कि कारखानों में मशीनों या यंत्र का उत्पादन शुरू हो गया, जिससे मजदूरों की छटनी होने लगी। अब मजदूर इसमें कम लगने लगा क्योंकि अब सब काम मशीन से होने लगा, ठीक है। शहरों में उन्हें काम ढूंढने, आवास आदि की समस्या से जूझना पड़ा। अब उन्हें कम पारिश्रमिक में ही लंबे समय तक काम करना पड़ता है। इसलिए मजदूरों ने मशीनीकरण का विरोध करना चालू कर दिया और संगठित होकर अपनी स्थिति के सुधार के लिए आंदोलन भी करने लगे। लेकिन क्या किया जाए, क्योंकि जब यहाँ पे मशीन, देखो मशीन आने से क्या होता है कि मशीनीकरण होने से तो हम लोग को आराम तो है ही, लेकिन जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनको थोड़ा सा परेशानियाँ उठानी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग को काम जो था बेचारे हाथ से करते थे, जो मजदूरी करते थे, अब उनके जगह मशीन आ गया तो मशीन ही ना सब काम कर लेगा। जो काम एक दिन में अगर 10 गो लोग मिल के बनाते तो वो काम मशीन के द्वारा एक दिन में 2-2 हज़ार बन जाएगा, कोई भी चीज़ अगर बनाना हो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मजदूर की थोड़ा सा तो मार खा ही गया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे प्रभावित हुआ। आखिर औद्योगिकरण क्या है, लीजिए यहाँ पे नीचे क्वेश्चन भी आ गया है कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो औद्योगिकरण उस क्रांति की देन है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होता है। वहाँ पे मशीन के द्वारा कराया जाएगा और इससे उत्पादन बड़े पैमाने पे होगा। वहाँ पे जब मशीन लाएगा, औद्योगिकरण मतलब मशीन आ गया, जिसकी खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। नए नए मशीनों में आविष्कार एवं तकनीक विकास पर औद्योगिकरण निर्भर करता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ही बड़ा बड़ा मशीन आया तो मशीन आने से क्या हो गया, लोग जो मानव जो श्रम करके पहले काम मतलब मजदूरी करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, और मतलब मशीन आने से यही मेन सबसे ज़्यादा फायदा तो हुआ कि उत्पादन बड़ा पैमाने पर होने लगा। जो मात्रा कम में होता था वो ज़्यादा मात्रा में बनने लगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लघु और कुटीर उद्योग क्या है।
लघु और कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? तो लघु उद्योग क्या है कि वैसा उद्योग जो स्वयं कुछ लोग मिलकर चलाते हैं, स्वयं कुछ लोग मिल के चलाएंगे तथा इन उद्योगों से उत्पादन को छोटे पैमाने पर तैयार किया जाता है। तो लघु उद्योग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो देखिए लघु उद्योग में क्या होता है कि वैसा उद्योग जो स्वयं कुछ लोग मिल के, इसमें कुछ लोग मिलेगा और मिल करके इसको चलाएगा, ठीक है, तो वो लघु उद्योग हो गया। कुटीर उद्योग क्या होता है कि कुटीर उद्योग का अर्थ ऐसे उद्योग से है जिनका स्वतंत्र कारीगर स्वयं अपने परिवार की सहायता से और अपनी पूंजी की सहायता से जो चलाता है उसे कुटीर उद्योग करेंगे। मतलब इसमें क्या होगा लघु उद्योग में कि कोई मिलेंगे, जैसे मान लीजिए कोई दुकान ही खोलना है, ठीक है, तो कोई दुकान खोलना है, ऐसा नहीं बड़ा फैक्ट्री नहीं खोलना, छोटा सा दुकान है जिसमें लोग होता है कि 2-4 को मिल करके खोलते हैं, तो वो हो जाएगा आपका लघु उद्योग। और एक और दुकान है लेकिन वो अपना पर्सनली अपने घर के ही परिवार से मिल करके खोले हैं, तब उसको बोल देंगे हम लोग कुटीर उद्योग, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कह रहा था। अगला दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? आखिर दांडी यात्रा क्यों हुआ? तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से ही की। दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को उल्लंघन करना, और पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया गया। मतलब दांडी यात्रा का मेन उद्देश्य था कि दांडी यात्रा करके समुद्र से पानी निकाल के और नमक कानून को भंग करेंगे, क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे, जो अंग्रेज लोग नमक पे भी टैक्स लगा दिए। अरे भाई नमक पे टैक्स कौन लगाता है? नमक पे टैक्स लगाएगा तो नमक पे ही तो सब कुछ स्वाद नमक से ही है, तो नमक पे भी टैक्स लगने लगेगा तो ये तो दिक्कत वाली बात थी, ठीक है। तो इसी को भंग करने के लिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जो कि दांडी से शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त में बताना है कि चंपारण सत्याग्रह आखिर होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बताना है। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह जो होता है वो बिहार के किसानों द्वारा नील की खेती के लिए 3 कठिया व्यवस्था लागू की गई। 3 कठिया, जिसके अनुसार क्या होता था कि प्रत्येक किसान अपने भूमि के 3/20 हिस्से यानी कि 15% भूमि पर नील की खेती करनी होती थी। मतलब अगर कोई के पास 20 कट्ठा अगर जमीन है तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में उसको नील की खेती करना होता था, ठीक है। तो नील की खेती करने के लिए तो कर लेता था, लेकिन इससे ज़मीन जो था बंजर हो जाता था। अगर उस पर नील की खेती हो गया तो उसके बाद फिर उस पर कोई फसल उपज नहीं पाता था। और यहाँ तक कि किसान रेडी भी थे, लेकिन क्या हुआ कि वो लोग जो वहाँ के जो सरकार थी, अंग्रेज जो लोग थे, वो क्या करते थे, लोग को उस पर भी टैक्स बना दिया, और उन लोग को बेचारा को नील की खेती भी किया तो उन लोग को पैसा भी कम देने लगा। तो इस कारण से ये लोग क्या आंदोलन करने के लिए सोचा था। ये लोग तो खुद आंदोलन कर नहीं सकते थे, तो इसके लिए गांधी जी को बुलाया और गांधी जी ने ये आंदोलन किया 1917 में, ठीक है ना। 1917 में गांधी जी ने ये चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन किया। तो गांधी जी के आगमन, उनके प्रयास से चंपारण सत्याग्रह क्या हो गया, सफल हो गया। गांधी जी का नाम था कि यार भाई तुम नील की खेती काहे करवा रहे हो, इससे जमीन को मतलब मजदूर को हानि भी होता है, नील की खेती तुम करवा रहे हो, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खुद नील की खेती करवाते हो तुम अपना फायदा के लिए। यही सब के लिए वहाँ पे आंदोलन चलाया, जिसमें गांधी जी का मांग जो था वो सब सही हो गया, और फिर वहाँ पे मजदूर अपने सही से रहने लगे, और जो नील की खेती था वो उसको बंद कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो खनिज के संरक्षण और प्रबंधन क्या है? तो खनिज क्षयशील तथा अनवीकरणीय संसाधन है। मतलब खनिज जो है क्षयशील, मतलब खत्म भी हो सकता है, अनवीकरणीय संसाधन भी है। इसकी मात्रा सीमित है। खनिज जो है सीमित है, सीमित मतलब कभी न कभी तो खत्म होगा। ये यदि एक बार उपयोग हो गए तो हम उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि लाभ के लालच में मनुष्य इनका तेजी से दोहन करने लगे तो पुनः इन्हें प्राप्त करने के लिए लाखों लाख वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी। जिस देश में आर्थिक विकास नहीं हुआ है और वह देश खनिज संसाधनों में धनी है, तो वह उनका निर्यात कर अपनी अर्थव्यवस्था संतुलित रखता है। अतः इनके महत्व को समझते हुए इनका संरक्षण में उचित प्रबंध करना चाहिए। कहने का मतलब था कि खनिज को अगर बचाना है, जैसे में कोयला है, तो कोयला अगर एक बार उपयोग कर लेते हैं तो उसको उपयोग करने के बाद उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है। ऐसा नहीं कि कोयला अंदर से बनते आ रहा है, बनते नहीं आ रहा, उसको बनने में समय लगता है। तो खनिज को हम लोग को संरक्षण भी करना चाहिए और प्रबंधन भी करना चाहिए, वो हम लोग ही कर सकते हैं। मतलब उसको बचा करके चलना है, संरक्षण मतलब उसको देख रेख करना है, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पे लिखा हो, तो बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में लिखा हो, कुछ ज़्यादा समझाना नहीं है, क्योंकि ये लोग खुद आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, एकदम पक्का है कि समझ में आप लोग को आएगा। अगला, पेट्रोलियम से किन किन वस्तु का निर्माण होता है? तो पता है पेट्रोलियम से गैसोलीन बनेगा, पेट्रोलियम से डीजल बनता है, पेट्रोलियम से ही केरोसिन तेल बनता है। देखिए पेट्रोलियम, ध्यान रखिएगा, पेट्रोल नहीं लिखा हुआ, पेट्रोलियम लिखा हुआ। तो पेट्रोलियम से गैसोलीन बनता है, पेट्रोलियम से ही पेट्रोल निकलता है, ठीक है, पेट्रोलियम से ही पेट्रोल मिलता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पेट्रोलियम से स्नेह का आता है, पेट्रोलियम से ये सब देख रहे, सब पेट्रोलियम से ही बनता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, हरित क्रांति क्या है? भारतीय कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो हरित क्रांति किसे कहते हैं? तो आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीकों के द्वारा
कृषि की उपज में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। और हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। मतलब आखिर क्या है, ये तो यहाँ पे बता रहा है कि कुछ क्रांति हुआ, आखिर कहना क्या चाह रहे थे। मेन पोजीशन जो है वो नीचे लिखा है, मेन देखिए नीचे है कि 1960 से 70 के दशक में क्या हुआ था कि हरित क्रांति हुई, जिसमें गेहूं के पैदावार में काफ़ी वृद्धि हुई। और इस क्रांति के अंतर संकर किस्म का उन्नत बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, कीटनाशक आदि का प्रयोग कर खाद्य उत्पादन में अधिक वृद्धि की गई तथा खाद्य सुरक्षा में यह मील का पत्थर साबित हुई। अब देखा गया कि हरित क्रांति में क्या हुआ कि वहाँ पे पहले के जो बीज होते थे उस बीज को चेंज करके ना वहाँ पे संकर किस्म, संकर का मतलब दो गो बीज को मिला करके जो एक तीसरा नया तैयार होता है उसी को बोलते हैं संकर किस्म। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उसी प्रकार का पहले जो बीज होता था, पहला बीज से अगर मान लीजिए कि 1 कट्ठा में कुछ उपजा, तो अब क्या किया कि संकर किस्म के जो मिला करके जो तैयार किया उसके बाद अगर उपजाया तो देखा कि जो 1 कट्ठा में, मान लीजिए कि 1 कट्ठा में 40 मन कुछ हो रहा है, मान लीजिए कि 40 मन तो नहीं होगा, मान लीजिए 1 क्विंटल, ठीक है ना, 1 कट्ठा में 1 क्विंटल, तो इसमें देखा ना कि 1 कट्ठा में 3 क्विंटल हो गया। ठीक है ना, 3 क्विंटल हो गया। तो यहाँ पे देखा कि अरे भाई इसमें तो पैदावार में फ़ायदा भी हम लोग को हो जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पौधा पे चेक किए थे वो पौधा हुआ था क्या चीज का, गेहूं का। गेहूं के पैदावार पर जब इसका चेक हुआ तो वहाँ पे देखा अनेक तरह के उन्नत बीज का प्रयोग किया, रासायनिक खाद का प्रयोग किया, सिंचाई, कीटनाशक दवाई का प्रयोग किया, तो उसमें क्या हुआ कि उत्पादन में वृद्धि हुआ, उत्पादन में बहुत मात्रा में वृद्धि हुआ। तो ये जो प्रक्रिया हुआ इसी को हम लोग कहते हैं हरित क्रांति। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से थोड़ा सा बोल रहा है तो लग रहा है कि हफ जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए, रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट करें। देखिए अंतर लिखा गया, ठीक है, अंतर यहाँ पे अंतर होगा। ठीक है, अंतर स्पष्ट करना है। तो रबी फसल क्या और खरीफ फसल क्या, तो रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर बताना है। तो देखिए रबी की फसल शीत ऋतु के आगमन के साथ प्रारंभ होती है। शीत ऋतु के आगमन के साथ, जैसे शीत ऋतु आएगा तो उस रबी फसल उसमें होगा, तथा ग्रीष्म के आगमन तक ये रहती है। जैसे ग्रीष्म चालू होगा तो वो कट कुट के खत्म हो जाता है। जैसे में क्या हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना आ गया, तिलहन हो गया, ये सब जो आता है आपका रबी फसल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, खरीफ फसल में क्या होता है कि खरीफ फसल मानसून के आगमन के प्रारंभ से होकर शीत ऋतु तक चलता है। जैसे ही मानसून स्टार्ट होगा, गर्मी वाला टाइम स्टार्ट होगा, तो गर्मी वाला टाइम से स्टार्ट होता है, जैसे शीत ऋतु पहुँचने लगता है वहाँ तक ही लास्ट रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या क्या फसल आ जाएगा, तो इसमें आपका आ जाएगा चावल, गन्ना, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, ये सब आता है खरीफ फसल के अंतर्गत। तो ये आपका अंतर पूछना था जो कि बिल्कुल ईजी है। ठीक है, चलिए अगला, रोपण कृषि क्या है, उदाहरण सहित समझा। तो रोपण कृषि किसे कहते हैं, तो रोपण कृषि भी एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। इस कृषि में एक विशेष फसल को कारखानों की तरह लगाया जाता है। इसमें उद्योग की भांति मैनेजर एवं मजदूर की व्यवस्था होती है और मिल मालिक की तरह इसमें कृषक की स्थिर होती है। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या होता है कि, अरे यार कहाँ गया, थोड़ा सा गड़बड़ कुछ हो गया। चलिए, हाँ हो, चलिए इसमें क्या होता है कि, कहाँ गया भाई, नीचे है। तो रोपण कृषि में क्या होगा कि रोपण कृषि एक तरह से व्यापारिक कृषि होता है। और व्यापारिक कृषि में क्या हो जाता है कि इस कृषि में एक विशेष फसल को, कोई एक विशेष फसल, जैसे मान लीजिए गन्ना उपजा लीजिए, गन्ना, तो गन्ना की खेती में एक बहुत बड़ा कारखाना कैसे लगता है, बहुत बड़ा में, तो उसी प्रकार से ना बहुत बड़ा में इसको लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कारखाना लगता है उसी प्रकार से इसको बहुत बड़ा एरिया में लगाया जाता है, जैसे लगता है कि कारखाना है। तो कारखाना नहीं रहेगा वहाँ पर, उतना बड़ा में, जितना बड़ा कारखाना होगा उतना बड़ा में कोई एक फसल लगाया जाएगा। और इसमें उद्योग की जो कैसे मैनेजर को, उसमें जो फैक्ट्री होता है फैक्ट्री में मैनेजर का काम होता है, उसी प्रकार इसमें भी मैनेजर और मजदूर की व्यवस्था होती है। कैसे फैक्ट्री में मजदूर रहता है, एक उसका मैनेजर होता है, तो इसी प्रकार जिसका खेत रहेगा वो अपना मैनेजर हो गया। ठीक है, और मैनेजर हो गया और जो मजदूर है वो उसका में काम करेगा। तो जो मतलब एक तरह से हम लोग इसको रोपे और रोप करके जो बेचने के पर्पज से करते हैं ना, वही मेरा रोपण फसल है। व्यावसायिक फसल भी होता है जो व्यवसाय के लिए करते हैं, रोपण फसल भी होता है। ठीक है, जो अपनी सिर्फ और सिर्फ बेचने के लिए ही करते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए बताइए, कारखाना की तरह लगाएगा बहुत लंबा में, तो कोई खाने के लिए उतना थोड़े लगाता है, बेचने के पर्पज से लगाएगा, तो वो आपका रोपण कृषि हो जाएगा। भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषता को बताना है। तो भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषता क्या क्या है, तो भारतीय कृषि आर्थिक जीवन का प्राण है। भारत की जो कृषि है, सही बात है, कृषि अगर नहीं रहेगा, कोई अगर खेती नहीं करेगा तो फसल नहीं उपजेगा, फसल नहीं होगा तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। तो क्या है कि भारत की कृषि जीवन का प्राण है। भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका जो कृषि पर ही निर्भर है। ठीक है, यहाँ के विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। यहाँ की कृषि से कच्चे माल उद्योगों को प्राप्त होते हैं, जैसे कपास से सूती वस्त्र बनाना, गन्ना से चीनी उद्योग बन जाएगा, जूट उद्योग ये सब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं
जो कृषि है वो कहीं ना कहीं कच्चा माल पे आधारित है, कच्चा माल पे ही निर्भर है। जैसे देखिए कपास कच्चा माल है, कच्चा माल से सूती वस्त्र बना। गन्ना गन्ना कच्चा माल है, इससे चीनी उद्योग तैयारी हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय कृषि के लिए कहीं ना कहीं साबित हो रहा है। ठीक है। चौथा है यहाँ की जलवायु, मिट्टी की धरातल विविधता के कारण भारत में फसलों की विविधता भी पाई जाती है। यहाँ का जो जलवायु है वो, जैसे में यहाँ का जलवायु जो क्या होता है, कपास की खेती के लिए बहुत अच्छा जलवायु यहाँ पे है। तो यहाँ जो कपास की खेती भी होता है, चाहे कोई भी खेती के लिए यहाँ पे जलवायु भी अच्छा है। मिट्टी की जो नमी है इसमें भी बरकरार हमेशा रहता है। यहाँ चाय गन्ना मोटे अनाज अनाज कुछ दलहन तिलहन ये सब होता है, इस सभी यहाँ पे क्या है, इसके लिए अग्रणी स्थान है। ठीक है। भारत राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का मुख्य योगदान है। देश की 24% आय कृषि से ही प्राप्त होता है। बताइए, देश के 24% जो आय होता है और अकेले 24% वो कृषि पर निर्भर है। तो कृषि तो बहुत रहना जरूरी है, और बिहार कृषि प्रधान ही राज्य है, बिहार में ज़्यादा कृषि ही होता है। चलिए, क्वेश्चन भी है, कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था के रीढ़ है, इस कथन की व्याख्या करें। सही बात है, कृषि जो है बिहार के रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है। ठीक है। लोग बोलते हैं ना ये बिहारी है बिहारी, अरे बिहारी नहीं रहेंगे तो लोग बिना खाए हुए मर जाएंगे। बिहारी लोग ही हैं तो लोग जीवन यापन अच्छे से कर पा रहे हैं, क्योंकि बिहार में ही ज़्यादा कृषि 70% लोग कृषि पर ही निर्भर होते हैं। ठीक है। तो इसका क्या है, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 80%, देखिए 80% आबादी कृषि पर ही निर्भर है। झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार के लोगों के लिए कृषि का महत्व ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि झारखंड अलग हो गया। पहले झारखंड बिहार में ही था, तो झारखंड रहने से यहाँ पे फैक्ट्री भी था, कोयला का खदान भी था, क्योंकि रानीगंज जो झारखंड में है कोयला का खदान वहाँ पे है, जो कि पहले बिहार में ही था, क्योंकि झारखंड बिहार सेम था। लेकिन जैसे ही झारखंड में चला गया, बिहार में कुछ बचा ही नहीं। तो बिहार में नहीं बचा तो बिहार में कृषि तो बचेगा, कृषि कहाँ जाएगा। तो यहाँ पे कृषि का महत्व ज़्यादा बढ़ा। 2005 से 2006 में बीच में देखा गया तो यहाँ 59.37% जो था वो भूमि पर कृषि होता था, मतलब आधा से ज़्यादा भूमि पर कृषि हो जाता था। बिहार में धान गेहूँ मकई जौ गन्ना ज्वार तिलहन दलहन तंबाकू फसलें सब होता है। यहाँ सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान सबसे अधिक है, इसलिए कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। ठीक है। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज है, ये अच्छा से याद कर लीजिएगा। ये सब प्रश्न आप लोग को एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है। अगला, भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषता का वर्णन करें। भारतीय रेल परिवहन की क्या क्या विशेषता है। रेल है तो हम लोग को क्या क्या मतलब आराम है। तो बड़े शहरों एवं नगरों के बीच तीव्र गति से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस एवं शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे देशों में मतलब अपने अपने राज्य में भी देख रहे हैं कि ट्रेन जो होती है, ट्रेन की संख्या भी बढ़ रही है, तो इससे हम लोग को भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। माल ढुलाई के लिए प्राइवेट कंटेनर है, मालगाड़ी लगाई जा रही है, मालगाड़ी का भी प्रयोग हो रहा है। कोलकाता से दिल्ली में मेट्रो रेल के तहत भी हो रहा है। मेट्रो रेल तो वैसे भी चल रहा है, पटना में भी आ गया है मेट्रो रेल, तो पटना में मेट्रो रेल, तो मेट्रो रेल से भी हम लोग को सुविधाएं होगी। फिर रेल संपत्तियों की सुरक्षा में रेल कर्मियों की सुरक्षा के लिए जीआरपी एवं आरपीएफ की व्यवस्था भी की गई है। जो आरपीएफ होता है वो पुलिस को कह रहे हैं, ठीक है ना, आरपीएफ पुलिस। जो रेलवे पे जो पुलिस देखेंगे उसका नाम होता है आरपीएफ। बाकी जो लड़ाई झगड़ा पुलिस को देखेंगे वो बिहार पुलिस होता है, तो वो अलग हो जाता है, ये अलग होता है। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 48। चलते हैं 49 की ओर। पेट्रोलियम का महत्व कोयले से अधिक क्यों है, बताइए। यहाँ पे पूछ रहा है पेट्रोलियम का महत्व कोयला से ज़्यादा अधिक है। आखिर पेट्रोलियम का ज़्यादा महत्व क्या है, क्योंकि पेट्रोलियम में ही तो सब कुछ है। पेट्रोल अलग चीज़ है, पेट्रोलियम का महत्व तो पेट्रोलियम में ही बहुत सारा चीज़ है। तो पेट्रोलियम जो है शक्ति के समस्त संसाधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापक रूप से उपयोगी संसाधन है। पेट्रोलियम शक्ति के स्रोत के साथ साथ अनेक उद्योगों का कच्चा माल भी है। पता है ना, पेट्रोलियम अभी कुछ देर पहले भी क्वेश्चन आता था कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है, तो देख रहे थे ना, पेट्रोलियम से डीजल किरोसिन गैसोलीन ये सब जो था पेट्रोलियम से ही बन रहा है। कोयला तो स्पेशली एक कोयला है, तो पेट्रोलियम ज़्यादा ताकतवर हो गया। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है। फिर इससे भिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे गैसोलीन डीजल हो गया, किरोसिन तेल स्नेह कीटनाशक दवाएं पेट्रोल साबुन कृत्रिम रेशा प्लास्टिक आदि जो है सब पेट्रोलियम से ही बनता है। इसलिए ही तो पेट्रोलियम का महत्व कोयला से अधिक है। सही बात है, पेट्रोलियम का तो महत्व ज़्यादा रहेगा ही, है ना। चलिए, अगला है वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन करें, या इसी को एक और क्वेश्चन है कि पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्व है। दोनों क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा हुआ है, दोनों एक ही तरह का क्वेश्चन है, लेकिन आंसर एक होगा। ठीक है। आंसर है कि वन पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। सही बात है, जो जंगल है वो पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का काम कर रहा है। यह न केवल संसाधन होता है बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। वन मृदा कटाव को रोकने के साथ ही पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाते हुए जीवनदायी ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। यह भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए ही वर्षा की उपलब्धता कराता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता था, अगर वन रहेगा तो वन रहने से जंगल रहने से क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हम लोग ज़्यादा मात्रा में अगर
जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा उसको वो सोख लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड सोख करके अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देगा। तो जहाँ पर पेड़ पौधा होगा वहाँ पे तो ऑक्सीजन रहेगा ही देगा, तो वहाँ से ऑक्सीजन हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। और साथ साथ में जहाँ पे भी पेड़ पौधा जंगल है वहाँ पे वर्षा भी ज़्यादा होगी। जब वर्षा ज़्यादा होगी तो वर्षा ज़्यादा होने से पेड़ पौधे हरियाली रहेंगे, तो उससे हरियाली जितना ही होगी तो हम लोग को तो फ़ायदामंद होगा ही, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग को चाहिए, तो ऑक्सीजन तो पेड़ पौधा से ही मिलेगा ना। चलिए अगला है, चाय की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन तथा भारत में चाय उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख करें। अब चाय की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशा बताना है कि आखिर चाय की खेती के लिए क्या क्या यहाँ पे हम लोग को चाहिए। तो देखिए अब इसमें भी कह रहा है कि भारत में चाय उत्पादक क्षेत्र का उल्लेख करें, मतलब भारत में चाय कहाँ कहाँ होता है, किस किस जगह पर होता है, इसके बारे में आप लोग को बताना है। तो चाय देखिए, चाय रोपण कृषि की फसल है। क्यों? क्योंकि चाय की खेती बेचने की उम्मीद से होता है, ना कि घर में सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए। तो चाय लोग क्या, चाय पत्ती का जो खेती होता है किसके लिए, सिर्फ घर में उपजाने के लिए नहीं, घर के लिए नहीं, बेचने के लिए। तो आपका रोपण फसल हो जाएगा ना। तो इसमें एक बार बागान में लगाने के बाद कई वर्ष तक इस उत्पादन किया जाता है। तो इसके लिए क्या क्या दशाएं हैं, क्या क्या भौगोलिक दशा, उसको हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि चाय की खेती के लिए 25 डिग्री से 30 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए। 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर भी होना चाहिए। यहाँ छाया जो है वो जो पौधा है उसको छाया पसंद है, वहाँ पे धूप ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अतः बीच बीच में पेड़ लगाना आवश्यक होता है। कहाँ पे? जहाँ चाय की खेती होती है। दूसरा बात है, सालाना वर्ष 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर चाय की खेती के लिए उपयुक्त वर्षा भी जरूरी है। 200 से 250, ज़्यादा भी नहीं। ढालुआ जमीन आवश्यक है, जहाँ पानी के जवाब जड़ों के पेड़ नहीं हो सके। ढालुआ जमीन आवश्यक है ताकि पानी का जो जवाब है जड़ के पेड़ के पास ना हो, ढलान बना रहे ताकि पेड़ पानी जो है वहाँ से निकलते चला जाए, पानी जमाव नहीं होना चाहिए। और चौथा बात है कि पत्तियों के विकास की आर्द्रता समान रूप से सालों भर रहना चाहिए। सुबह का कुहासा एवं प्रतिदिन की वर्षा पत्तियों की वृद्धि के लिए अत्यंत सहायक होता है। तो दोस्तों ये था आपका मतलब कि चाय की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग धान के लिए। धान के बारे में देखते हैं, धान के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए और धान के बारे में आप लोग को बताना है। तो भौगोलिक दशाएं, चावल भारत का सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यहाँ के अधिकतर जनसंख्या का जो प्रमुख भोजन है वो क्या है? चावल है। यहाँ के अधिकतर जो लोग हैं चावल पे ही निर्भर होते हैं, तो यहाँ पे चावल सबको पसंद है। भारत संसार का लगभग 22% चावल उत्पन्न करता है। जो भारत है पूरे विश्व का अकेले 22% यहाँ चावल उत्पादन में आगे है। इसकी खेती के लिए यानी चावल की खेती के लिए यानी धान की खेती के लिए 24 डिग्री से 27 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत है। बताइए 24 से 27 कब मिलेगा? गर्मी के समय में नहीं मिलेगा जी। तो गर्मी के समय में सब टेम्परेचर चाहिए, इसका मतलब चावल गर्मी के समय में ही चाहिए। ठीक है, इसके लिए 125 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। दोमट मिट्टी या अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के साथ साथ सस्ते पर्याप्त कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस खेती में हमेशा पानी रहना चाहिए, क्योंकि धान की खेती में हमेशा पानी का ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे श्रमिक यानी मजदूर की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें कभी कभी कोई पत्ता उग जाता है तो उसको निराई भी किया जाता है, निकाला भी जाता है। तो इसके लिए मजदूर यानी श्रमिक का भी जरूरत पड़ेगा। और भूमि समतल होना चाहिए। कहीं कहीं पहाड़ी ढलानों पर इसकी खेती सीढ़ीदार ढाल बनाकर की जाती है। ऐसे भूमि जो है वो समतल होना चाहिए ताकि पानी जो है जड़ के पास ही रुका रहे। और कहीं कहीं पहाड़ी ढलान वाला जो होगा वहाँ पे सीढ़ीदार ढाल बनाकर होता है, सीढ़ी जैसा कह दी, ताकि पानी वहाँ पे बन करके रहे। ठीक है, चलिए अब उच्च आवाज प्रदर्शन की प्रमुख विधियों का उल्लेख कर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग बस टोटल जितना भी क्वेश्चन पार्ट बाय पार्ट बन के आएगा आप लोग जरूर इसको देखने की और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिर बोल रहा है उच्च आवाज प्रदर्शन की प्रमुख विधियों का उल्लेख करना है। तो धरातल पर यहाँ पे देख रहे होंगे कि धरातल पर पाई जाने वाले उच्च आवाज को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित विधि है। यहाँ पे देखिए टोटल आपको 7 विधि मिलेगा, यही 7 विधि उच्च आवाज प्रदर्शन को दिखाएगा। तो पहला विधि क्या है? हैस्यूर विधि। पहला आपका जो विधि है वो आपका है हैस्यूर विधि। तो हैस्यूर विधि में क्या होगा? इसके अंतर्गत मानचित्र में छोटे महीन एवं खंडित रेखाएं खींची जाती है। ये रेखाएं ढाल की दिशा में खींची जाती है। इसमें ढाल प्रवणता का सही से ज्ञान हो पाता है। मतलब ये सब क्या होता है? ये सब आपको नक्शा पे यानी कि मैप पे आप लोग को देखने को मिलेंगे। ये सब जो नक्शा होता है आप लोग को नक्शा पर देखने को मिल सकता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आप लोग देखेंगे? इसके अंतर्गत आप लोग देखेंगे इसके अंतर्गत क्या देखेंगे कि मानचित्र में जो नक्शा होगा, नक्शा में छोटा और महीन खंडित रेखा टूटा टूटा रेखा जैसा दिखाई देगा, तो समझ जाए कि वो हैस्यूर विधि को दर्शाया है। दूसरा पर्वतीय छायाकरण विधि। तो पर्वतीय छायाकरण विधि में क्या होता है कि इस विधि में प्रदर्शित उच्चावच ऊपर से लिए गए फोटो
ऊपर से लिए गए फोटोग्राफ के सामने प्रतीत होता है। ये आपका हो जाएगा पर्वतीय छायाकरण विधि। तल चिन्ह विधि में क्या होता है, ये आपका है तल चिन्ह विधि। तल चिन्ह विधि में क्या होता है कि इस विधि द्वारा पुलों, स्तंभों एवं समुद्र से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करता है और इस चिन्ह को हम लोग तल चिन्ह कहते हैं। मतलब तल चिन्ह में क्या होता है कि इस चिन्ह द्वारा जो दीवार होगा, पुल होगा, स्तंभ होगा, उस समुद्र तल से मापा जाता है, तो उसको हम लोग तल चिन्ह कहते हैं। देखिए अक्सर जो वगैरह पुल वगैरह ये सब बना होगा वहाँ पे लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई, यानी कि समुद्र तल मतलब जहाँ पे प्लेन है तो समुद्र तल को ही प्लेन माना गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी पुल वगैरह का जो ऊंचाई, जो मतलब राजमार्ग जो नेशनल हाईवे बनता है उसका जो ऊंचाई नापना होता है, देखना लिखा रहेगा कि समुद्र तल से ऊंचाई। तो समुद्र तल वही होता है कि जहाँ समुद्र तल होता है वो प्लेन एरिया को माने रखता है, तो प्लेन से ही न लेगा उसको, ऐसा थोड़ी कि ऊबड़ खाबड़ से नापेगा। तो वही होता है आपका तल चिन्ह। तो तल चिन्ह का प्रयोग ध्यान रखिएगा कि समुद्र तल से जो होता है वो पुल, दीवार इस सब में ज़्यादा मापने के लिए किया जाता है। स्थानिक ऊंचाई क्या होता है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी विशेष की ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे तल चिन्ह मतलब यही वाला चीज़ इसमें भी आ जाएगा। तो तल चिन्ह की सहायता से जो ऊंचा नापा जाएगा उसको हम लोग स्थानिक ऊंचाई कहेंगे। और जो ही कहा जाता है कि दीवार, पुल जो होता है समुद्र तल से मापा जाएगा तो तल चिन्ह हो जाएगा। समुद्र तल से मापा जाएगा तो तल चिन्ह। स्थानिक ऊंचाई में क्या होता है कि तल चिन्ह से मापा जाएगा, वो हो जाएगा स्थानिक ऊंचाई। देखो दोनों में डिफरेंस है। चलिए अब होता है त्रिकोणमितीय स्टेशन। त्रिकोणमितीय स्टेशन क्या होता है कि इसका उपयोग त्रिभुजन विधि द्वारा सर्वेक्षण करते समय स्टेशन के रूप में हुआ था। तो ये हो जाएगा त्रिकोणमितीय स्टेशन। अस्तर रंजन रंगीन मानचित्र में अस्तर रंजन विधि का होगा कि रंगीन मानचित्र में रंगों के विभिन्न आभाओं के द्वारा उच्चावच प्रदर्शन का एक मानक निश्चित किया जाता है। समोच्च रेखा क्या होता है कि समोच्च रेखा भूतल पर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर मानचित्र पर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 53। अब चलते हैं 54 की ओर। देखो थोड़ा जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश करें क्योंकि मैं थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा हम वीडियो तो लाए हैं, तो इसको थोड़ा जल्दी सोच रहे अपलोड कर दिया जाए, ठीक है, ताकि आप लोग इसको कम से कम पढ़ के याद कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट जरूर लेकर के याद कर लीजिएगा। यहाँ कह रहा है ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। तो ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या क्या कार्य होता है उसके बारे में लिखिए। 1 मिनट। तो ग्राम पंचायत का प्रमुख कार्य का वर्णन करना है। तो ग्राम पंचायत का अंग पहले कौन का, जो अंग है उसको पहले वर्णन करना है। तो ग्राम पंचायत में जो अंग है पहले ग्राम सभा होता है, ग्राम पंचायत में मुखिया होता है, ग्राम पंचायत में ग्राम रक्षा दल होता है, ग्राम पंचायत में ग्राम कचहरी होता है। तो इसका जो अंग हुआ तो ये चारों अंग हो गया। अब इसका कार्य क्या का, इसी के कार्य को बताना है। तो ग्राम सभा का कार्य होता है कि यह पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क या स्त्री पुरुष जो 18 वर्ष की उम्र के हैं वे ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य कौन हो जाएंगे? ग्राम सभा के सदस्य उनको कहा गया जो वोट दे सकते हैं। 18 साल की उम्र के हो, यानी जो वोट देने लायक हो। तो वोट देने के लिए 18 साल की उम्र चाहिए, तो जो 18 साल की उम्र हो जाएगा वो ग्राम सभा के सदस्य में गिनती रहेंगे, ठीक है। मुखिया का होता है कि मुखिया ग्राम सभा की बैठक बुलाता है और इनकी अध्यक्षता करता है। मुखिया का काम होता है कि ग्राम सभा में जितने भी लोग हैं कुछ मीटिंग वगैरह करवाना है, चाहे कोई चीज़ के बारे में जानकारी देना है, तो मुखिया का वो सभा को बुला सकता है। ग्राम रक्षा दल क्या करेगा? गांव की पुलिस व्यवस्था है। पहले ये व्यवस्था था ग्राम रक्षा दल, अब तो खैर ये सब धीरे धीरे हट गया। ग्राम रक्षा दल में पहले पहरेदारी होता था, रात को सब सो रहे हैं तो कुछ लोग पहरेदारी गांव में करते थे, तो वो था ग्राम रक्षा दल। लेकिन अब ये सब खत्म हो गया है। ग्राम कचहरी होता है कि यह ग्राम पंचायत की अदालत है जिसे न्यायिक कार्य दिए जाते हैं। ग्राम कचहरी क्या होता है कि ग्राम कचहरी जो होता है वो हेड होता है सरपंच। तो सरपंच क्या करता है कि ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत को एक तरह से अदालत है। देखिए सरपंच जो होता है, गाँव के कोई भी सरपंच होगा तो कोई भी गाँव में कुछ भी मैटर होगा तो पहले सरपंच के पास जाएगा कहने के लिए, क्योंकि वो छोटा अदालत है गांव का। तो पहले वहाँ पे जो सरपंच बोलेंगे उसको निपटाएंगे, अगर ज़्यादा कुछ होता है तो फिर उसके ऊपर सरपंच आगे भी बात को बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यह है ग्राम पंचायत के अंग का प्रमुख कार्य। अगला दबाव समूह क्या है? तो लोगों का ऐसा समूह जो अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालने के लिए संगठन बनाता है, और यह कानून लोगों को जानकार बनाने और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण साबित होता है। तो दबाव समूह किसे कहते हैं? कि लोगों का एक ऐसा संगठन जो सरकार को ध्यान में रखेगा, यानी कि सर जो मांग होगा, जो कोई भी व्यक्ति को कोई चीज़ का मांग करना है, चाहे कोई भी चीज़ में सुधार लाना है, तो सरकार को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ न कुछ का संगठन बनाएगा और उस पर दबाव डालने की कोशिश करेगा। और यह कानून लोगों को जानकार बनाता है, लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय उदाहरण भी साबित होता है। मतलब दबाव समूह समझ जाए कि दबाव का मतलब नहीं हो गया कि प्रेस करना, तो सरकार को प्रेस करेगा कि आप इसके प्रति ये करिए, आंदोलन निकालेगा, कोई चीज़ निकालेगा, मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं उसको,
सब निकालता है, जुलूस, एक तरह से जुलूस सब निकालता है, ठीक है। तो वो ताकि कि सरकार का जो ध्यान है इस तरफ आए और सरकार इस पे ध्यान दे। नगर निगम के आय के प्रमुख साधनों को बताएं। नगर निगम का आय, जो नगर निगम का जो इनकम होता है उसका साधन को बताइए कि आखिर इनकम को क्या क्या कर सकता है, उसका इनकम किस किस चीज़ के लिए उपयोगी होगा। तो पहला है गृह कर। नगर निगम गृह स्वामियों से उनकी जायदाद के कर के मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत गृह के रूप में वसूल करता है। गृह कर क्या करता है नगर निगम के आय के लिए? नगर निगम में कोई भी गांव आ जाएगा तो जो भी घर उसके गांव में है, मतलब नगर निगम में कोई गांव है और उस गांव में जितने भी घर हैं उस घर का टैक्स जो होगा, उसका टैक्स जो गृह स्वामी होगा उसका जो टैक्स होगा वो सरकार को देना पड़ेगा, ठीक है। जल कर, अगर नगर निगम में जो मकान है, दुकान है, उसके लिए कर का मूल्य निर्धारित ये भी करेगा, 3% जल भी लेगा जो उनके मालिक से वसूल करेगा। अब नगर निगम की आय है जो, तो नगर निगम अब क्या करेगा कि जिनके घर में सरकारी नल योजना है तो उस नल के बदले में जो पानी सरकार दे रही है तो उसके बदले में वो पैसा आप लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। मनोरंजन कर, अगर गांव में सिनेमा घर, चाहे गांव या गांव मतलब नगर निगम में अगर सिनेमा घर है, नाट्यशाला, थिएटर है, संगीत है, तो इस सब के लिए भी वहाँ पे टैक्स आप लोग को सरकार को देना पड़ता है, ठीक है। तो ये नगर निगम के प्रमुख साधन। अगला, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि वनों की, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों लोग पेड़ से चिपक गए थे? तो मेन था कि वनों के अंधाधुंध कटाई को रोकना और पर्यावरण संरक्षण सुरक्षित करना था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि आप लोग पेड़ नहीं काटे। कुछ दिन पहले, मतलब कुछ दिन पहले का बात कहने का मतलब जिस समय ये आंदोलन चला था 1973 में, तो 1973 में लोग क्या किए थे कि पेड़ को काटने चले गए थे। सरकार इस सबसे मांग किया तो सरकार उसको पेड़ को कटवाने लगा, तो लोग वहाँ के जो थे वो पेड़ से चिपक गए थे कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था कि ताकि वन की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है उस पर रोक लगे और पर्यावरण सुरक्षित बना रहे। दूसरा बात था कि वनों को बचाकर पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधन जैसे पानी, चारा, इस सब की उपलब्धता सुनिश्चित रहेगा। पेड़ पौधा रहेगा तो वहाँ पे पानी का भी मात्रा ज़्यादा रहेगा जिससे जीव जंतु को भी वहाँ पे फायदा हो सकता है। वन संसाधनों पर निर्भर ग्रामीण, विशेषकर महिला, इस सब के आजीविका का स्रोत भी बना रहेगा। जो भी अगर महिला का घर उस जगह पे वन के आसपास है तो वो जो वहाँ के जो महिलाएं लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उनके लिए जो पेड़ पौधा है उनके लिए फायदेमंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं? तो राजनीतिक दल क्या होता है? तो राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक संगठित समूह है जो समान विचारधारा रखते हैं और चुनाव लड़कर सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से करते हैं। इनका प्राथमिक उद्देश्य चुनावों में भाग लेकर शासन शक्ति को प्राप्त करना और अपने नीतियों को लागू करना होता है। मतलब राजनीतिक दल किसे कहते हैं कि एक व्यक्तियों का समूह होता है। इसमें व्यक्ति क्या करता है, एक समूह होता है जिसमें अपना विचारधारा रखते हैं और फिर चुनाव में खड़ा होते हैं। अब चुनाव में खड़ा होंगे तो चुनाव में लड़ेंगे और सरकार में जो राजनीतिक सत्ता होगा उसको क्या करेगा, प्राप्त करेगा। अगर चुनाव में जीत जाते हैं तो जीतने के बाद क्या होगा, जीतने के बाद क्या करेंगे, अपना जो गांव के प्रति या जो भी लोग का जो समस्या होगा उस समस्या को हल करेंगे, ठीक है। और इनका प्राथमिक उद्देश्य होगा कि चुनाव में भाग लेकर शासन की शक्ति को प्राप्त कर लेगा और अपनी नीतियों को लागू करना होता है। उसको क्या होता है कि अपनी जो भी उसका शक्ति उसके पास वापस आ जाएगा और जो नियम है, जो नीति है, उस नीति को ये लागू करेगा। तो वो होता है राजनीतिक दल, ठीक है। अगला है, गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है? अब देखिए, गठबंधन की राजनीति लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करेगी? तो गठबंधन की जो राजनीति, गठबंधन किसको कहते हैं? जिसमें दो तीन जो लोग होते हैं, दो तीन लोग नहीं, दो तीन उसको क्या बोलते हैं, जो दो तीन पार्टी होते हैं उस पार्टी को मिलाने के बाद जो तैयार होता है उसको बोलते हैं गठबंधन। दो तीन पार्टी मिल जाता है। तो गठबंधन की राजनीति लोकतंत्र को अत्यधिक प्रभावित करेगा, प्रभावित तो करेगा ही लोकतंत्र को। स्पष्ट बहुमत नहीं आने पर सरकार बनाने के लिए छोटी छोटी पार्टियों का आपस में गठबंधन कर लेगा। अब जैसे मान लीजिए हम कुछ और पर खड़ा हो गए कोई और पार्टी से, वो अलग पार्टी से, वो अलग पार्टी से, और 10 गो पार्टी या कोई 2 पार्टी जीत रहा है, मतलब कोई एक पार्टी जीत गया, उसका बहुत ज़्यादा बहुमत आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 3 4 पार्टी मिला करके हम लोग बहुमत तैयार करके हम लोग जीत जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे किया जाता है, ठीक है, कि सरकार बनाने के लिए छोटी छोटी पार्टियों का आपस में गठबंधन कर लेगा और वैसे उम्मीदवार को भी चुन लिया जाता है जो कि दागी प्रकृति के हैं या अच्छी छवि वाले नहीं है। मतलब इसमें क्या करता है कि गठबंधन बनाना है, तब वो खराब पार्टी के रहे चाहे अच्छा पार्टी के रहे, बस हमको जीत जाना है। अब ओकरा चलते क्या करता है कि जो अच्छा छवि वाले नहीं है उसको भी सब मिला लेता है उसमें, और गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल अपनी आकांक्षाओं और नामों की संभावनाओं को देखते हुए गठबंधन करने को प्रेरित रहते हैं, जिसके कारण प्रशासन की सरकार पर पकड़ ढीली पड़ जाती है। अब सब मनमानी करने लगेगा।
जैसे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आज गठबंधन की राजनीति काफ़ी प्रभावकारी हो रही है। आज भी देख रहे हैं कि आज भी लोग क्या होता है कि वोट में अलग हार भी जाते हैं तो दो तीन जो पार्टी है वो पार्टी वाला खराब रहे, चाहे वो बुरा सोचे किसी के बारे में, चाहे वो अच्छा सोचे, वो पार्टी में मिल जाएगा। अगर बताइए कोई बुरा व्यक्ति रहेगा जो हमेशा किसी का मर्डर कर रहा है, चाहे कुछ भी करवा रहा है, तो अगर वो पार्टी इसमें मिल जाएगा तो वो तो सरकार भी इसको कुछ नहीं संभाल पाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो गठबंधन की जो सरकार होगी वो लोकतंत्र को प्रभावित कर देगा। लोकतंत्र है कि नियम कानून से चल रहा है, लेकिन लोग आकर के हम मनमानी करना चालू कर देंगे, क्योंकि गठबंधन का सरकार है ना, तो गठबंधन के सरकार में ही यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने और क्यों प्रारंभ किया। आखिर नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो किसने और क्यों प्रारंभ किया, क्यों प्रारंभ आखिर नर्मदा बचाओ आंदोलन को किया गया। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 ईस्वी में मेघा पाटेकर और बाबा आमटे के द्वारा शुरू किया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि नर्मदा नदी पर बन रहे बांधों को स्थगित करना। लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रयोग इसलिए किया था कि नर्मदा नदी पर जो बांध बना था उसको क्या करना, रोकवाना, क्योंकि नर्मदा नदी पर जो बांध बन रहा था ओकरा चलते 200-300 जो छोटे मंझले जो गाँव थे उस गाँव को नष्ट करना पड़ता, और नष्ट करने के उद्देश्य से लोग इसी चलते वहाँ पे उसके खिलाफ आवाज़ उठाए कि यहाँ पे मतलब बांध नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बांध बनेगा तो वहाँ से घर द्वार सब हट जाएगा ना, क्योंकि बांध वहाँ पे बन रहा है। तो इसी के खिलाफ लोग यहाँ पे आंदोलन किए थे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन भी नीचे हम लिख दिए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि नर्मदा नदी पर बन रहे विशाल बांधों, विशेष रूप से सरदार सरोवर बांध के निर्माण के कारण होने वाले सामाजिक और पर्यावरण नुकसान को रोकना था, ताकि वहाँ पर रहने वाले लोगों की जगह बदलना न पड़े। अब बांध बनता तो जगह तो बदलना पड़ता, तो इसी वजह से लोग वहाँ के लोग आंदोलन किए। नेक्स्ट, बिहार के विकास में महिलाओं के योगदानों का उल्लेख करें। देखिए कितना नंबर क्वेश्चन 6 नंबर में आ गई। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। देखने में कितना बड़ा लग रहा है लेकिन कुछ नहीं, एक बार पढ़ के देखिएगा। तो बिहार के विकास में महिलाओं के योगदान का उल्लेख करें। तो बिहार के विकास के लिए महिला का योगदान क्या क्या रहेगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताना है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो बिहार भारत का एक पिछड़ा हुआ राज्य की श्रेणी में आता है। सही बात है, बिहार वैसे भी पिछड़ा राज्य है। यहाँ महिलाओं में शिक्षा का काफ़ी अभाव है। यहाँ महिलाएं जो लोग हैं शिक्षा, वहाँ बिहार के जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा शिक्षित हैं नहीं। शिक्षा के अभाव के कारण महिलाएं अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक भी नहीं हो पाती है, और भारत के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित हो जाता है। आज की महिलाएं राष्ट्र की प्रगति के लिए पुरुषों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर काम कर रही है। आज के युग में देखा गया कि कुछ कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो पुरुषों का साथ भी दे रही, जो पुरुष से भी आगे बढ़ रही है। खेती बाड़ी से लेकर वायुयान उड़ाने और अंतरिक्ष तक महिला जा रही है। सही बात है, महिला जा रही है। कल्पना चावला भी गई। ठीक है, वायु उड़ाने का भी काम हमारे महिला लोग जो मतलब भारत की महिलाएं हैं जो प्लेन भी उड़ाने की कोशिश की है। तो आजकल के युग में कहीं ना कहीं महिला भी योगदान बहुत सारा अपना राज्य के लिए दी है। बिहार सरकार ने पंचायती राज अधिनियम से महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित कर उनके राजनीतिक भागीदारों को स्पष्ट कर दिया। अब महिलाएं मुखिया, पंच, सरपंच तथा जिला परिषद में भी निर्वाचित हो रही है। अब महिला क्या हो रहा है कि अब महिला जो है वो मुखिया भी बन रही है, महिला सरपंच भी बन जा रही है, महिला जिला परिषद भी बन जा रही है। तो महिला कहीं ना कहीं योगदान महिलाओं को हो रहा है। कोई भी राज्य या देश बिना महिलाओं के शिक्षित हुए लोकतांत्रिक विकास नहीं कर सकता। सही बात है, कोई भी राज्य या देश रहे, महिला अगर नहीं पढ़ेगी तो देश या राज्य विकसित नहीं हो पाएगा। आज ज़रूरत है पंचायतों की तरह राज्य की विधानसभा में भी महिलाओं को सीट आरक्षित करके उनके राजनीतिक स्तर को उठाने का प्रयास किया जाए। आज भी लोग मांग रहे हैं कि मतलब महिला के सीट को आरक्षित कर दिया जाए, कि इतना सीट महिला के लिए रिजर्व हो गया, कि ताकि महिला भी इसके प्रति मतलब अपना जो भी चुनाव अगर वगैरह जितना भी है, चाहे चुनाव में खड़ा होना है, तो वो महिला राजनीति में भी शामिल हो जाए। अतः बिहार में चाहे पंचायत स्तर या विधानसभा या लोकसभा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी होगी, तभी लोकतंत्र का विकास हो सकता है। अगर लोकतंत्र का विकास करना है तो बिहार में पंचायत स्तर, विधानसभा, लोकसभा के जो महिला के जो स्थिति उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, संसद में महिलाओं को 33.5% आरक्षण देने का प्रस्ताव अभी तक अभिलंबित है। उनको राजनीतिक क्षेत्र में ऊंचा उठाने का एक अच्छा प्रयास माना जाता है। तो आज के युग में देखा जा रहा है कि महिला इसमें योगदान दे रही। तो देखिए कितना देखने में लग रहा है कि बड़ा है, लेकिन बिल्कुल इजी, याद कर लेंगे तुरंत भर में याद हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन है सब बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा गया, ताकि आप लोग को याद करने में परेशानियां न हो।
अगला है परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है। तो बिहार में परिवारवाद, कोई परिवारवाद है जातिवादी दोनों रहेगा तो लोकतंत्र को तो एकदम डैमेज करेगा। जहाँ परिवारवाद है वो भी डैमेज करेगा, जातिवाद वो भी डैमेज। परिवारवाद कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर चुनाव में हम खड़े हुए तो अगला बार में हमारा बेटा खड़ा होगा, फिर ओकर बाद में ओकर पत्नी खड़ी होगी, उसके बाद मतलब हमारे ही घर का लोग खड़ा होंगे, तो परिवारवाद ही ना हो गया। तो उसमें बताइए खड़ा होगा तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को तो प्रभावित करेगा। और जातिवाद क्या होगा कि अपने जात को ही सिर्फ जिताएगा कि चलो भाई हमारे जात क्या तो हम अपने जात को ही जिताएंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र को डैमेज पहुंचाएगा। तो इसी के बारे में आप लोग को बताना है। तो क्या कह रहा है जनाब, देखिए कह रहा है कि बिहार की राजनीति में 1980 के पहले परिवारवाद की कोई समस्या नहीं थी। 1980 के पहले कोई परिवारवाद नहीं था, लेकिन अब परिवारवाद ज़्यादा मिला। देखिए, परंतु वर्तमान में विधायकों के पुत्र, उनकी पत्नियां और हैं रिश्तेदार राजनीति को प्रभावित करने लगे हैं। यदि संवैधानिक दृष्टि से देखें तो कहीं कोई गलती नज़र नहीं आती, लेकिन नैतिकता के दृष्टि से इसे देखें तो सरासर गलत मानना चाहिए। सही बात है, ऐसे देखा है कि गलती है नहीं, लेकिन जब वो एक ही घर में के खाली बनाते चलेगा तो कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा है। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि बाप भी विधायक है और बेटा भी विधायक है। सच बात है, यह सरासर राजनीतिक बेईमानी है। एक ही घर में के सब विधायक बन गया, बेटा भी विधायक बाप भी विधायक, तब तो परिवारवाद यहाँ पे खूब बढ़ रहा है। जहाँ तक जातिवाद का प्रश्न अगर उठे तो यह तो संविधान के लागू होते ही शुरू हो गया था। लगभग 80% निर्वाचन जाति पर आधारित होते थे। 80% जो वोट होता था सिर्फ जाति पर कि अरे ये जात के है तो चल हम अपन जात के वोट देंगे, हम अपना जात के। ये नहीं देखेगा कि कौन पढ़े लिखे हैं, इनको वोट अच्छा देना होगा, ये सब ज़्यादा फोकस इस पर नहीं करेगा। ज़्यादा फोकस होगा कि मेरा कास्ट का कौन है उसी को जिताना है। तो ये सरासर आप लोग भी अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल गलत करते हैं। जो बिहार के विकास में योगदान दे रहे हैं उनको जिताइए, बस बात खत्म। ठीक है, वह स्थिति आज भी बदली नहीं है। उम्मीदवार बनाते समय यह देख लिया जाता है कि इस क्षेत्र में किस जाति की संख्या अधिक है, किस जाति की संख्या अधिक, जिस जाति की संख्या अधिक रहती है वहाँ उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा किया जाता है। अब मान लीजिए कि हमारे क्षेत्र में ज़्यादा यादव का है, या हमारे क्षेत्र में ज़्यादा प्रजापति, या हमारे क्षेत्र में ज़्यादा चंद्रवंशी है, या हमारे क्षेत्र में ज़्यादा कोई भी कास्ट हो, तो देखेगा कि ई कास्ट का ज़्यादा है ना, तो हम देख लें कि चलो भाई यहाँ पे प्रजापति ज़्यादा है, यहाँ पे चंद्रवंशी का ज़्यादा है, तो चलो भाई हम अपना तरफ से खड़ा हो जाते हैं, हम तो जीत ही जाएंगे क्योंकि यहाँ चंद्रवंशी ज़्यादा है तो हम जीत जाएंगे। तो लोग यही सोच करके वोट में क्या हो जाते हैं, खड़ा हो जाते हैं कि यहाँ तो जातिवाद है, लोग हमको जिता देगा। तो बताइए कितना गलत होता है ना जातिवादी जो करता है। तो जातिवादी राजनीति में दिक्कत तब पैदा होती है जब एक से अधिक उम्मीदवार उसी जाति के खड़े हो जाते हैं। तब यह देखा जाता है कि किसकी पृष्ठभूमि मजबूत है। यदि दूसरा उम्मीदवार छोटी या नई पार्टी का हुआ तो वह हार जाता है। सही बात है, दूसरा उम्मीदवार देखा है कि हम छोटा पार्टी के हैं, हम नया पार्टी बना, तो हार जाएगा क्योंकि वहाँ तो जातिवाद उसको मिलेगा नहीं। लेकिन कुछ ना कुछ वोट तो वह काट ही देता है। इसका कुछ कुप्रभाव पड़ोसी राज्यों की सीमाओं के जिले तक फैल गया है। इस शैली की राजनीति में बिहार को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है तथा बिहार अभी भी भारत के मानचित्र पर एक पिछड़े हुए राज्य में जाना जाता है। तो परिवारवाद और जातिवाद रहेगा तो समझ गए ना कि क्या हालत होगा। ठीक है, तो देखिए देखने में कितना बड़ा लग रहा था ना बड़ा, लेकिन कितना आराम से याद हो जाएगा, आप लोग को याद बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, याद करना नहीं सिर्फ समझना है। ठीक है, चलिए ये सब लॉन्ग है तो 5-5 नंबर का क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला एक, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी और वैध सरकार का गठन करती है। अब इसको समझते हैं। तो ये दो बात यहाँ पे लिखा गया, उत्तरदायी सरकार में क्या हो जाएगा, वैध सरकार में क्या होगा। तो लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र उत्तरदायी सरकार और वैध सरकार दोनों के गठन के लिए क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसी के बारे में देखना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं उत्तरदायी सरकार वाला। तो उत्तरदायी सरकार में क्या होता है कि लोकतंत्र में सांसद या विधायक जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोकतंत्र में जो सांसद होगा, विधायक होगा, वो जो होगा वो जनता चुनेगी वोट दे करके। उन्हें इस बात को सोचना पड़ता है कि पुनः उन्हें 5 वर्षों के बाद उन्हीं मतदाताओं के पास जाना है। इस कारण वे अपने पर उत्तरदायित्व महसूस करते हैं। देखो, उत्तरदायी सरकार मतलब अपने पर उत्तरदायित्व। जैसे कहने का मतलब कि अगर हम कहीं वोट मांगने गए तो वोट में अगर हम जीत गए तो जीतने के बाद हमको ये होना चाहिए कि फिर 5 साल बाद फिर हमको उसी व्यक्ति के पास जाना है जिसके पास हम जा करके वोट मतलब लिए थे और हम जीते थे। तो इसी के प्रति वो अपने प्रति उत्तरदायी होगा, और इस कारण ये जो भी सरकार गठित होगी वह उत्तरदायी सरकार होगी ना, उत्तरदायी, जो कि अपना जिम्मेवारी को समझ सके। ठीक है, कि फिर हमको जीत के उसी व्यक्ति के पास जाना है। उसे अपने हर काम का जवाब विरोधी दल के सांसदों को देना पड़ता है। अगर कोई भी काम हुआ
तो विरोधी दल को देना होगा। देखते हैं आज के विरोधी पार्टी भी होता है, अगर हम अच्छा भी काम करेंगे तो उसमें ही गलती निकालेगा कि नहीं आप ये काम नहीं कर रहे, आप वो काम नहीं कर रहे हैं, अब गलती से थोड़ा गलती हो गया तब तो महा गलती उन लोग को दिखने लगेगा। इसी चलते यहाँ पे विरोधी दल को भी होना जरूरी होता है कि ताकि सरकार जो गलती करे उसको तुरंत पता चले, और नहीं भी गलती करे फिर भी उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाने लगता है। ठीक है, भले ही कुछ सांसद या विधायक जीतने के बाद अपना प्रण भूल जाते हैं। हाँ, बहुत सारे विधायक ऐसा है, बहुत सारे सांसद भी ऐसा है कि चुनाव वक्त खूब मतलब वादा करेंगे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन चुनाव जीतते ही पूरा वादा भूल जाते हैं। लेकिन विरोधी दल इन्हें भूलने नहीं देते। सही बात है, विरोधी दल को रहना बहुत जरूरी है। विरोधी दल तुरंत याद दिलाएगा कि आप ऐसे बोले थे, आप ऐसे बोले थे, आपको ये करना है, आप वो करने के लिए बोले थे। हम लोग तो सरकार के पास नहीं जा सकते, लेकिन जो विरोधी दल है वो तो करेगा ना, तो वही हम लोग को थोड़ा सा यादगार वो उसको दिलाता है कि तुम ये बोला था, तुमको ये करना होगा। प्रश्न पर प्रश्न पूछकर वे सरकार की नाक में दम कर देते हैं। इस प्रकार सरकार की उत्तरदायी बनना पड़ता है। सही बात है, देखिए कितना इजी लैंग्वेज में लिखा कि पढ़ने से कुछ लग रहा है कि ऐसा आप लोग का हार्ड है, एकदम आराम से याद हो जाएगा दोस्तों। ये सब लॉन्ग ना 5-5 नंबर में आता है, तो ये सब को छोड़िएगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए अब वैध सरकार में क्या होता है कि लोकतंत्र में निर्वाचन से लेकर सरकार गठन तक वे सभी काम संवैधानिक प्रावधानों के तहत होते हैं। तो वैध सरकार में क्या होगा कि जो भी काम करेगा वो नियम से करेगा, और नियम कानून में जो संविधान में लिखा गया उसके तहत करेगा। गठन के बाद सरकार जो भी काम करती हुए सभी संसाधन के नियम संविधान के नियम और उप नियम के तहत होते हैं। तो वैध सरकार में क्या होगा कि अगर जीत भी जाता है तो वैध सरकार में क्या हो जाएगा कि गठन के बाद जो सरकार काम करती है वो संविधान के नियम के अनुसार काम करेगी। यदि सरकार कोई अवैध काम करती है तो संभव नहीं है, तो अवैध काम करती है तो संभव है कि उसे न्यायपालिका का सामना करना पड़ जाएगा। अगर वो कोई संविधान से बाहर उछल पूजा किया तो सीधे उदम समझ कि न्यायपालिका के अंडर में आ गया, अब उसको कोर्ट कचहरी करना पड़ जाएगा। सरकार के कामों पर नजर रखने के लिए न्यायपालिका सदैव सतर्क रहती है। यदि सरकार कोई अवैध काम करती है तो कोई भी न्यायपालिका की शरण में आ सकता है, और न्यायपालिका उस काम को अवैध ठहराकर सरकार को सही राह पर आने को मजबूर कर सकता है, और सरकार को न्यायपालिका का डर हमेशा सताते रहता है। तो देखिए जैसी सरकार कुछ भी अवैध काम करेगी, चाहे गलत काम करेगी, तो ये न्यायपालिका का चक्कर दौड़ना पड़ेगा, हाई कोर्ट ये सब जाना ही पड़ेगा, चाहे अगर वो संविधान के नियम के अनुसार उल्लंघन करेंगे तो। ठीक है, चलिए देखने में तो लगा कि बहुत लंबा है, लगा ना दोस्त, तो बिल्कुल इजी है ना। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, वीडियो को बिना लाइक किया आप लोग नहीं जाइएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अगला है वैश्वीकरण किसे का, बस 3-4 क्वेश्चन और है, उसके बाद आपका एक खत्म हो जाए। और बाबा बहुत सारा लंबा है ना, ये सब नीचे लॉन्ग वाला कुछ कुछ डाला हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। 65 वैश्वीकरण किसे कहते हैं, तो वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। ठीक है ना, ग्लोबलाइजेशन क्या है कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से पूरी दुनिया के विचार, संस्कृति, लोग, तकनीक और अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो वैश्वीकरण में क्या होता है कि लोग के विचार, लोग का जो संस्कृति, लोग का जो टेक्नोलॉजी होगा वो एक दूसरे से जुड़ा रहेगा, तो वो हो जाएगा वैश्वीकरण। जैसे भारत देश अमेरिका से जुड़ा हुआ है, रूस से जुड़ा हुआ है, तो एक तरह से ये वैश्वीकरण है। ठीक है ना, कि यहाँ का सामान वहाँ, वहाँ का सामान यहाँ। ठीक है, चलिए उपभोक्ता शोषण से आप क्या समझते हैं, तो व्यापारियों और दुकानदारों द्वारा मिलावटी वस्तुएं बेचना, माप तौल में कमी करना, त्रुटि युक्त सामान बेचना, अधिक मूल्य वसूल करना आदि द्वारा अनुचित लाभ उठाकर उपभोक्ता को परेशान किया जाता है, जिससे उपभोक्ता का शोषण होता है। उपभोक्ता का शोषण मतलब जो खरीदने जाता है उसका शोषण करना। तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई चीज़ खरीदने गया दुकान से तो उसका शोषण कैसे हो सकता है, तो शोषण बहुत तरीका से कर सकता है। पहला कि वो जो ओरिजिनल सामान नहीं देगा, कोई चीज़ मिला के दे देगा, आटा में मैदा मिला देगा, हम जाएंगे आटा लेने, मैदा मिला रखेगा, तो वो हम लोग को घाटा हो जाएगा। माप तौल में कमी कर देगा, त्रुटि युक्त सामान बेचेगा, गलत सामान बेच देगा। ठीक है, डेट एक्सपायर रहेगा उसको भी बेच देगा, अधिक मूल्य वसूल कर लेगा, तो ये सब करके मतलब उपभोक्ता का शोषण होता है, तो यही हो गया। ठीक है, चलिए अगला अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, कितने भागों में बांटा गया है, और अर्थव्यवस्था का विभिन्न क्षेत्र के विषय में बताएं। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पहले सब 5-5 का ही था, ये दो जो क्वेश्चन आया था ये आपका शॉर्ट था। ठीक है, 2 मार्क्स का, लेकिन ये 5 नंबर का है। ठीक है, तो देखिए इसको, तो अर्थव्यवस्था की संरचना से तात्पर्य उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है। उदाहरण में देख सकते हैं कि कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, ये सब जो है वो आपका अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो अर्थव्यवस्था में क्या हो गया कि विभिन्न क्षेत्र में उत्पादन करना। ठीक है, जो भी क्षेत्र में उत्पादन कर रहे हैं, चाहे वो उत्पादन कृषि से हो, चाहे वो उत्पादन व्यापार के द्वारा हो, मतलब हम लोग को आजीविका किस चीज़ से चल रहा है, जिस
जिस सहायता से हम लोग आजीविका चला रहे हैं वो सोचिए अर्थव्यवस्था है। अगर कोई बाइक कोई हवाई चला के आजीविका पालन कर रहा तो भी उसका अर्थव्यवस्था हो गया। ठीक है, कोई व्यापार करके कर रहा तो भी उसका हो गया अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो यही होता है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया। पहला आपका है प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र और तीसरा तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र किसको कहेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतः कृषि क्षेत्र आता है। जितना भी कृषि वाला चीज़ आएगा वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। और इसके साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, वन्य वस्तुओं का संग्रह, प्राप्ति, ये सब जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। मतलब सीधे से बात देख लीजिए, ये ग्रामीण जीवन के आधार पर रहेगा। ये सब ग्रामीणों के जीवन के आधार है। मतलब ग्रामीण पशुपालन देहात में कोई शहर में करेगा, मछली पालन शहर में करेगा, मुर्गी शहर में पालन करेगा, ये सब देहात में करेगा, ग्रामीण क्षेत्र में करेगा। तो मतलब समझ जाए कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी आपका आता है। दूसरा द्वितीय क्षेत्र। तो द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करना, जैसे पेट्रोलियम, तेल तथा गैस निकालने के साथ ही बिजली उत्पादन करने में काम आएगा। यानी द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र जिससे उद्योग का प्राप्ति हो। ठीक है ना, तो वो हो जाएगा आपका द्वितीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र में होगा कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे किसी को सेवा मिलेगा, जैसे बैंकिंग में काम करेगा, बीमा के लिए, परिवहन कोई कर रहा है, व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो ये सब तृतीय क्षेत्र में आएगा। जैसे अध्यापक जो विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो वे भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अध्यापक जो है किसी न किसी को तो सेवा कर रहे हैं। तो सेवा किसको कर रहे हैं, विद्यार्थी को। तो विद्यार्थी के अंतर्गत जो सेवा हो रहा है तो वो आपका तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मुख्य उपाय बताए। देखिए एकदम 6 नंबर का क्वेश्चन है, इस 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है और बिहार के पिछड़ेपन को दूर भी कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोग को बताना है। तो देखिए बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण निम्नलिखित है। क्या क्या कारण है, बिहार में जनसंख्या का विस्फोट है। इसके चलते विकास के लिए साधन कम हो रहे हैं। अधिकांश साधन जनसंख्या के भरण पोषण में चला जाता है। सही बात है, जनसंख्या यहाँ पे बढ़ेगा तो जहाँ जनसंख्या बढ़ेगा वहाँ तो पिछड़ेपन होगा ही। तो यहाँ जनसंख्या दम जबरदस्त जनसंख्या बढ़, यहाँ पे पॉल्यूशन भी है और पॉपुलेशन भी है, दोनों है। पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन हो तो पॉल्यूशन तो बढ़ेगा ही। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रही है। ठीक है, भरण पोषण में दिक्कत हो रही है। दूसरा क्या है कि किसी भी देश या राज्य के लिए आधिकारिक संरचना का होना जरूरी है। जैसे कहने का मतलब कि बिहार इस मामले में पीछे। आधारिक संरचना कहने का मतलब क्या हो जाता है कि जहाँ पे सड़क, बिजली, सिंचाई इस सब की कमी हो, तो ये सबको बढ़ावा देना, तो वही होता है आधारिक संरचना। ठीक है ना, तो आधारिक संरचना में क्या होता है कि जैसे सड़क आ गया, बिजली आ गया, सिंचाई आ गया, तो ये सब का ना कमी है देहाती क्षेत्र में। तो ग्रामीण क्षेत्र में ये सब अगर कमी रहेगा तो इसके कारण तो बिहार पीछे होगा। या बिहार में वैसे भी सबका कमी है, बिजली, सिंचाई सब में थोड़ा सा कमी हो रहा है। बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित है, तो कृषि मानसून के साथ जुड़ा हुआ है। अब बिहार के पिछड़ेपन का कारण यह भी हो सकता है कि बिहार में अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर है, और कृषि जो है मानसून पर निर्भर है, क्योंकि कृषि जो करते हैं, अगर जिस समय गर्मी के समय में बहुत पानी की कमी होती है तो लोग भगवान पे यानी प्रकृति पर निर्भर होते हैं कि वर्षा होगी, लेकिन वर्षा नहीं हो पाती है तो सबका धान जल जाता है, धान सूख जाता है, मर जाता है। तो कहीं ना कहीं कृषि जो है मानसून से भी जुड़ा हुआ है। अगर नहीं बारिश होगी तो इसके लिए भी किसान परेशान होंगे, तो बिहार तो पीछे फिर होते चला जाएगा, है ना। फिर हर साल अधिक बाढ़ भी, कभी कभी अधिक बाढ़ भी आएगा, कभी कभी कम भी आएगा, कभी कभी सुखाड़ होगा। तो उत्तरी क्षेत्र में बिहार में बहुत बाढ़ आता है। तो बाढ़ आना तय है, जिसके कारण जान माल की काफ़ी क्षति होती है। फसल, पशु तथा आवास बाढ़ में बर्बाद हो जाते हैं और इस तरह विकास की स्थिति शून्य पर पहुंच जाती है। हर साल बाढ़ आना ही है। उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है तो दक्षिणी बिहार में सुखाड़ आता है। तो उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है जिससे जान माल की काफ़ी क्षति होती है, फसल, पशु ये सब क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो बिहार पीछे हो गया। ठीक है, फिर है कि किसी भी देश या राज्य के लिए उद्योगों का विकास जरूरी होता है। कोई भी देश को अगर विकास करना तो उद्योग का विकास होना पहले जरूरी है, पर ऐसी बिहार में स्थिति नहीं है। यहाँ के सभी खनिज क्षेत्र, बड़े उद्योग जो था वो सब कहाँ चले गए, झारखंड में चले गए। तो बिहार पीछे हो गया। ठीक है, अब इसको दूर करने के लिए उपाय क्या है, तो इसको दूर करने के लिए उपाय आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पे खुद पढ़ लीजिएगा कि इसको उपाय कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। उपाय को मतलब इसके दूर करने का उपाय यहाँ पे बताया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये 2 प्रश्न ही आपका 69 और 70, 69 और 70। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने किस उद्देश्य से राष्ट्रीय समिति का गठन किया। जब स्वतंत्र भारत हुआ तो उसके बाद से राष्ट्रीय समिति का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था। तो देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद
1949 में भारत सरकार ने, कहिए 1949 में, 1949 में भारत सरकार ने भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन एवं पूर्वानुमान करना चाहा, ठीक है ना, कि आखिर यहाँ का स्थिति क्या है, यहाँ के लोग में मतलब कितना इसका राष्ट्रीय बजट है, ये सब चेक करने के लिए मतलब भारत के जो सरकार थे वो चेक करना चाहा। तो इसको क्या देखा गया कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष उस समय प्रोफेसर पीसी महालनोबिस बनाए गए। उस समय जो प्रोफेसर था पीसी महालनोबिस को बनाया गया। 2 वर्ष पूर्ण होते होते समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट यानी अप्रैल 1951 में दी। जब 2 साल बीता तो 2 साल बीतते बीते रिपोर्ट निकाला गया, कब, 1951 में। तो देखा गया कि रिपोर्ट में भारत की कुल इनकम जो था, नेशनल इनकम, वो 8,650 करोड़ और भारत में एक व्यक्ति पर जो आया था वो 2,469 रुपये बताया गया। कब, 1951 के अंदर। पुनः 1954 में जब देखा गया तो भारत सरकार ने स्थायी तौर पर समय समय पर राष्ट्रीय आकलन करना चालू करवा दिया, ठीक है। तो इसके लिए एक संस्था का स्थापना हो जिसका नाम था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका स्थापना कर दिया गया और यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के संबंध में आंकड़ों का इकट्ठा करती है और इसके साथ ही राष्ट्रीय समिति का अस्तित्व समाप्त हो गया। मतलब राष्ट्रीय आय समिति का जो अस्तित्व था उसको समाप्त करके नया बनाया गया जिसका नाम था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो ये भी इसी से रिलेटेड है, खाली नाम यहाँ पे चेंज कर दिया गया था, बाकी सब वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इनकम है, भारत नेशनल इनकम क्या है, यही सब पता करने के लिए जो भारत सरकार थे वहाँ पे राष्ट्रीय समिति का गठन किया था, ठीक है। और आखिरी प्रश्न है कि आय से आप क्या समझते हैं। तो आय किसे कहते हैं, तो जब कोई भी व्यक्ति शारीरिक या मानसिक कार्य करता है, कोई भी व्यक्ति शरीर से काम कर रहा है या तो दिमाग से काम कर रहा है, तो इसके बदले में जो भी व्यक्ति कमाता है उसी को तो आय कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति शारीरिक काम करेगा, जैसे मान लीजिए शारीरिक काम का मतलब किसी को धान कबाड़ना है, धान काटना है, मतलब बोझा ढोना है, ईंटा ढोना है, तो ये सब आपका शारीरिक काम हो गया। और मानसिक काम का मतलब कोई पढ़ा रहे हैं, जो दिमाग से काम ले रहे हैं सिर्फ, ठीक है ना, तो सिर्फ पढ़ाने का काम कर रहा है। तो टीचर जो था शारीरिक मानसिक दोनों काम करता है, सोचता भी है तब पढ़ाता भी, तो दोनों ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका मतलब मानसिक और शारीरिक दोनों कार्य। तो इस जो भी व्यक्ति कोई भी कार्य करके पैसा अगर कमा रहा है तो वो सोचिए आय है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो दोस्त ये था आपका टोटल 70 क्वेश्चन। हम लोग कोशिश करेंगे कि पार्ट 3 जल्दी ही लाने की कोशिश करें। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं हम लोग अगला क्लास में, तब तक ले दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।